हेलो एंड वेलकम बैक। फैम हेल्थ पर आज फिर से आपका स्वागत है। हम हर हफ्ते कोई ना कोई नया हेल्थ इशू लेके आते रहते हैं आपके पास, और हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से लेके जरूर आपके साथ कोई ना कोई बात करें, जिससे आपको अपने प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशंस ढूंढने में आसानी हो। आज ऐसे ही एक टॉपिक पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, इमोशंस यानी कि भावनाएं। इनसे जुड़ी जो जो आपके साथ आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, किस टाइप के इमोशंस फील कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों पे अगर आपके पास सवाल हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ आज जुड़िए फैम हेल्थ पर। और आप हमारे कम्युनिटी पेज पे भी जा सकते हैं, famhealth.in/community पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। इस विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं अंबिका बर्मन जी और अमन गौरी जी। वेलकम टू द शो। Thank you. Thank you so much. अंबिका वर्मन कौन है? वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट है सेरेनिटी क्लिनिक दिल्ली के साथ। और अमन गौरी जी हैं एक कंसल्टेंट सेरेनिटी क्लिनिक के साथ, और उनके साथ साथ वो आर्केडिया क्लिनिक भोपाल से भी जुड़ी हुई हैं। सो विदाउट फर्दर अडू हम लोग पहले सबसे पहले ये करते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं बिकॉज इमोशंस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लोग किसी को भी बड़े आसानी से बोल देते हैं, यार इमोशनल मत हो। तो हम लोग व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, वेयर डज इमोशन फिट इन इनटू आवर डे टू डे लाइव्स? अंबिका जी, इफ यू कैन स्टार्ट। तो मैं बस शुरुआत करना चाहती हूँ बोलने पे कि इमोशंस हमारे सबकी लाइफ के बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही सेंट्रल एस्पेक्ट है एज ए ह्यूमन बीइंग होने का। हमें लगता है कि लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं आसानी से, तो हम बस उनको एक टैग लगा देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं। बट वो भूल जाते हैं हम लोग कि हम भी इमोशन फील करते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, गुस्सा हो, जेलसी हो। ये सब एक नॉर्मल इमोशन है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो सेंसिटिव है वो ये इमोशन फील कर रहा है, जो हम जनरली लोगों को ऐसे टैग कर देते हैं लेबल्स के साथ। बट ये एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है। जेंडर नहीं मैटर करता, कास्ट, क्रीड कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ह्यूमन बीइंग है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल सी होती है इमोशन फील करना, इंस्टेड rather देन उसको बस हटा देना और बस टैग लगा देना। अमन जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि इमोशंस किस किस टाइप के होते हैं। हमेशा ही नेगेटिव चीज को ही इमोशंस बोलते हैं, बिकॉज हम जब भी इमोशनल हो जाता है बंदा बोलते हैं तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ बोलते हैं, बट आर देयर एनी पॉजिटिव इमोशंस एज वेल? So emotion are we have a wide range of emotions. और जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो हर तरह के इमोशंस की बात करते हैं, पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, हैप्पी और सैड। तो हर तरह के इमोशंस जो हैं वो हम उसकी हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि वो सामने वाला इमोशनल वो है तो हम उसको नेगेटिव ही देखेंगे। Sometimes being emotional, being sensitive, being empathetic, it is a good quality. It is a valuable quality a person can have. If I can ask, anger, one of the most common emotions one feels constantly. Um, if somebody is going through this kind of an emotion, is it something to do with a certain personality type? या उनके circumstances हैं? What is it that makes them reach that place where they seem to the outside world कि हमेशा ही गुस्से में रहते हैं? देखिए, ये तो काफी सब्जेक्टिव चीज है। जो पर्सन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके सर्कमस्टेंसेस, क्या उसको कांस्टेंट क्रॉनिक स्ट्रेस है या फिर क्या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। कुछ हमारे नेचर में भी कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं कि अगर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं भी है तो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोगों को बहुत इजीली दे गेट इमोशनल एंड दे हैव इमोशनल इश्यूज। वो एक चीज हो सकती है। या फिर if they lack इमोशनल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हमको कोई कॉन्स्टेंटली ये दिख रहा है कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है या हमेशा वो गुस्से में रहता है, तो हम जरूरी है कि हम उसके बारे में पता करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉज। हम ये देखकर उसको लेबल नहीं कर सकते कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही है। अंबिका जी, अगर हमें पता चलता है कि हम किसी न किसी इमोशन से गुजर रहे हैं, अगर नेगेटिव है स्पेशली,
तो हाउ डज वन रिकॉग्नाइज कि ये हमारे कंट्रोल में है या हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया है? इसके कोई आर देयर एनी सिम्टम्स? अगेन सिम्टम्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सबके इमोशनल एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होते हैं. आप हो सकता है आज सैड हो क्योंकि घर में बहुत काम है करने को, वर्क भी बैलेंस करना है, घर का काम भी बैलेंस करना है. व्हाइल आई कुड बी सैड बिकॉज बाहर बहुत आवाज चल रही है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, एग्जाम है कल. सो द reason for you feeling that emotion can lead you to express it in a very different way. So there is no specific way जो बोल सकते हैं कि हाँ अब emotion out of control हो गया है. But जो हम एक common thread जो जोड़ सकते हैं towards everybody across every problem is कि कितना आपकी फंक्शनैलिटी में वही इमोशन डिस्टर्ब कर रहा है. सो टू से आप एक्चुअली काम कर पा रहे हैं कि नहीं. बहुत टाइम हो गया यू आर फीलिंग द सेम इमोशन ओवर एंड ओवर अगेन एंड देयर इज नो ब्रेक फ्रॉम दैट इमोशन. सो टू से सैडनेस आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते जस्ट गोइंग ऑन फीलिंग दैट एंगर, यू जस्ट गोइंग ऑन फीलिंग द सेम इमोशन एंड इट्स नॉट लेटिंग यू डू एनीथिंग जो आप पहले कर पाते थे, नहीं कर पा रहे हो. सो फंक्शनैलिटी में जब प्रॉब्लम आ जाती इज व्हेन आई फील it becomes important to address it. And I think people around us need to be very aware of these facts, ki not to label like I said earlier, and also to identify like Aman said, to know ki kahan se iska reason kya hoga and how can I help this person and ask for help and show the person ki ho sakta hai there could be some issues, let's talk it out, let's see what we can do about it. कल्चरली अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में स्पेशली देयर इज दिस लेबलिंग, राइट? मेन आर समवेयर और द अदर होल्डिंग ऑन टू देयर इमोशंस, दिखाते नहीं हैं, और औरतें सॉफ्ट बोली जाती हैं और इजीली दिखा देती हैं. इमोशंस को अंदर रखना चाहिए, और इज इट द बेस्ट थिंग, वेदर इट्स अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग देम? I think sorry. अमन जी आप बोलिए. हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो एक हमने एक बना लिया है स्टीरियोटाइप के मेल्स को ऐसा होना चाहिए या फीमेल्स ऐसी होती हैं, ये सबके साथ नहीं होता है. और ये हाई टाइम है दैट वी ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप ही, हम उससे बाहर आए. एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी इमोशनली जो है चीजों को लेके गो थ्रू करते हैं. हाँ ये है कि कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव हैं, और हमारे कल्चर में, कई कल्चर्स में ऐसा है कि पीपल आर नॉट वेरी अप्रिशिएटिव इफ अ मेल पर्सन इज शोइंग नेगेटिव इमोशंस, या फिर वो रोते हैं तो उस चीज को बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता है. ये जरूर चीज है. और दूसरी चीज आपने क्या पूछा? How does one handle them to the extent that we can, मतलब अपना, जैसे वो अभी अंबिका जी बता रही थी, अपनी डे टू डे लाइफ में उनको निकाल के बाहर दिखाना चाहिए, हैंडल कैसे करना चाहिए? हाँ, तो हैंडल करने की जब हम बात करते हैं या इमोशंस को रेगुलेट करने की बात करते हैं, तो 3 चीजों की बात हम करते हैं. एक होता है आइडेंटिफाइंग, दूसरा होता है इवैल्यूएटिंग, और तीसरा होता है मॉड्यूलेटिंग. तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि व्हाट वी आर फीलिंग. हमें जरूरी है कि हम इसको थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, थ्रू माइंडफुल अवेयरनेस, हम पहले ये देखें कि हम फील क्या कर रहे हैं. उसके बाद हमको उसको इवैल्यूएट करें कि हम वाकई में जो हम फील कर रहे हैं वो हो सकता है कि हम कॉग्निटिवली उसको अगर हम रीअप्रेज करें तो हमको शायद उस इमोशन से हम बाहर निकल सकें. और सबसे बेस्ट चीज जो देखी जाती है या जो हमको करना चाहिए इमोशनल रेगुलेशन में है, वो है मॉड्यूलेशन. तो हमको ये समझना है कि किस वक्त हमको अब कितना एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ये समझना बहुत जरूरी है. तो अगर हम मॉड्यूलेट करना सीख लेंगे तो हम अपने इमोशंस को बेटर जो है कंट्रोल कर पाएंगे और एक्शंस को बेटर जज कर पाएंगे. तो ये चीज अमन जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है कि ये 3 स्टेजेस अपने आप को खुद आप रिफ्लेक्शन करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड बेटर. अब हम नॉर्मल इंसान तो इवैल्यूएशन एंड मॉड्यूलेशन दे डोंट अंडरस्टैंड. तो अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि अपने आप से कौन से सवाल पूछने चाहिए जिसका जवाब अगर इस वे में आए या उस वे में आए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं.
तो बेसिकली अगर हमको कहीं पे एकदम से बहुत ज्यादा किसी सिचुएशन में कॉन्स्टेंटली कुछ नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है, तो बहुत जरूरी है कि उसको बिफोर रिएक्टिंग या फिर एक्टिंग ऑन दैट इमोशन माइंडफुली या कुछ सेल्फ अवेयरनेस टूल्स के जरिए हम सबसे पहले अपने आप को वो टाइम दें कि हम खुद उस चीज को ऑब्जर्व कर पाए और समझ पाए कि एग्जैक्टली हम क्या फील कर रहे हैं। तो if you find yourself feeling negative in a certain situation, वो घबराहट हो सकती है, वो एंगर हो सकता है, वो सैडनेस हो सकता है, तो सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें कि हाँ, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। सेकेंड चीज, इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं, तो आप कहीं पे सोशल सिचुएशन में हैं और वहां पे आपको सैड आप सैड फील कर रहे हैं, आपको बहुत एंगर आ रहा, आपको गुस्सा आ रहा है, तो यू कैन नॉट स्ट्रेट अवे शाउट और यू कैन नॉट आप एकदम से उस चीज को अनरेगुलेटेड वे में अगर आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो दैट इज नॉट अ राइट वे टू डील विद दैट इमोशन। तो ये इवैल्यूएशन करना कि ये किस जगह पे किस तरह से इसको हमको डील करना है, ये हमें समझना है। तो इफ द पर्सन इज फीलिंग इरिटेटेड और एंगर, उसको ये इवैल्यूएट करना और अपने आप को इतना समय दे पाना कि अब इसके आगे मुझे इसको हैंडल कैसे करना है, मुझे इसके बारे में करना क्या है, ये जो है इवैल्यूएशन में उसको अपने आप को समय देने की जरूरत है कि फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स की बात, क्या मुझे सिचुएशन से हट जाना चाहिए, या क्या मुझे अपनी बात को असर्टिवली कहना चाहिए, या मुझे जो है अपने आप को उस वक्त रिलैक्स करना है, अपनी किसी तरह से ब्रीदिंग टेक्निक करके अपने आप को पहले काम डाउन करना, जिससे आपका बिहेवियर या आपका एक्शन जो है वो इमोशनली उधर पे ना आए और आप इसको ठीक तरह से बैलेंस वे में बिहेव कर पाओ। ओके अमन जी, थोड़ा सा आपका सिग्नल में प्रॉब्लम है, आप वो चेक करा लीजिए। तब तक मैं अंबिका से पूछती हूँ। अंबिका, ग्रीफ इज वन इमोशन दैट सब कहते हैं कि निकाल देना चाहिए बहुत जल्दी अपने सिस्टम में से, बिकॉज उसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस काफी हो सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। सो टेल अस अबाउट दैट अ लिटिल बिट प्लीज। Grief is actually not an emotion, is what I would like to firstly clarify. Grief is associated with the emotion of sadness. So it is the sadness जो yes लोग कहते हैं कि remove it from your system, but also I think important है ये जानना कि grief is a period which is very normal after any loss. जैसे चाहे वो job का loss हो, death of a person, loss of a pet, losing even your favorite thing, you can go through a grief process. तो important है कि वो grief का sadness को हम वो emotionally feel करें. So it is not just to push it away कि जल्दी जल्दी जाए through this process of grief, but to actually feel that emotion becomes very important, because तभी वो grief resolve होता है. So it's important that after every loss, take some time out for yourself, not just jump into say work or anything like that कि लोग बोलते कि कोई बात नहीं, आप काम पर लग जाइए, busy हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे. But it's not that way. You should try to feel that sadness, work through your emotions, work through all of that, and then try to resolve that grief. So that it becomes a very important component to feel that sadness rather than just push it away, which we all tend to do with emotions. कि अगर कुछ negative feel हो रहा है, Okay, now we lost the line with Ambika. अमन जी, coming back, आपसे मैं पूछती हूँ कि ग्रीफ के बारे में जो अंबिका जी बता रही थी कि एक तो निकाल देना चाहिए बाहर सिस्टम से। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ये, और हम लोग मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं या मूवी से हम लोग जो देखते हैं कि बॉटल्ड अप रहता है अगर ग्रीफ, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि फट सकता है। इज दैट अ नॉर्मल थिंग दैट हैपेंस, एंड again how to handle this? तो जब हम ग्रीफ की बात करते हैं, तो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन इवेंट्स इंसिडेंट्स इन आवर लाइफ जब हम लॉस एक्सपीरियंस करते हैं, और जैसे हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो उस समय ग्रीफ एक्सपीरियंस करना, बेरीवमेंट एक्सपीरियंस करना एक नेचुरल और नॉर्मल रिएक्शन ह्यूमन बीइंग का होता है। और उसको आप किस तरह से उस मोर्निंग पीरियड से आप उसको डील करते हैं, आप उससे कैसे बाहर निकलते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपने उसको नेचुरली डील किया है या फिर वो पैथोलॉजिकली वो जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो एक चीज तो ये समझना जरूरी है कि हम कहते हैं कि 6 मंथ्स तक एक इंसान को किसी भी लॉस से या ग्रीविंग पीरियड जो होता है वो माना जाता है, उससे हमें बाहर निकल जाना चाहिए।
तो अगर उस समय उसके बाद भी अगर आप उदास हैं, उसके बाद भी आप बेरीजमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, आप उससे जो नेगेटिव इमोशन है, ग्रीफ कफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उस समय जो है वो चीज ठीक नहीं है। कई लोगों में ये भी देखा गया है कि जब वो व्हेन दे एक्सपीरियंस डेथ ऑफ अ लव्ड वन, तो कई लोग रोते नहीं है, बहुत बहुत महीनों तक, बहुत बहुत दिनों तक रोते नहीं है। ये चीज भी हेल्दी नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोइए, आप उस चीज को इमोशंस को वेंटिलेट करना, बाहर निकालना बहुत जरूरी है, बात करना। और इट इज ओके टू फील सैड फॉर सम टाइम, ये समझना। अमन जी, नेगेटिव इमोशंस की तो बात एक तरफ है, पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं थोड़ी सी। पॉजिटिव इमोशंस कहाँ, किस हद तक, how do they come into our, what makes us happy and what makes us sad? So when we talk about positive emotion, it is a very subjective thing। और बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस हो, हम पॉजिटिव चीज़ों में इंगेज करें, पॉजिटिव मेमोरीज क्रिएट करें। तो अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से हैप्पीनेस मिलती है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, feeling that the person has support system, emotional support system, और एक अच्छी रिलेशनशिप होना अपनी लाइफ में, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होना, अपने लाइफ में जो जो भी आपके गोल्स हैं उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें जो है आपके पॉजिटिव इमोशंस को और लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं। और अलग अलग लोगों के लिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज अच्छी लगती है तो बहुत जरूरी है कि उसमें इंगेज करें। और बहुत ज़रूरी है कि अपनी बातों को बोलें, जो भी आपके इमोशंस हैं उनको आप एक्सप्रेस करें, बातचीत करें। तो ये लाइफ इवेंट से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे लाइफ में सही समय पे जो भी हमारे गोल्स हैं, पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल गोल्स हैं, वो सही समय पे हम फुलफिल कर पा रहे हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी जो है, व्हाटएवर नीड्स, बेसिक नीड्स जो है वो हम अच्छी तरह से फुलफिल कर पा रहे हैं, तो और स्ट्रेस को हम अच्छी तरह से डील कर पा रहे हैं। तो बहुत हद तक हम इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस अपनी लाइफ में ला सकते हैं और हेल्दी भी फील कर सकते हैं। अंबिका जी, आपके एक्सपीरियंस में ड्यूरिंग लॉकडाउन के टाइम पे ऑब्वियसली हमने सुना था और सुन रहे हैं कि काफी एक्सट्रीमिटीज हो रही हैं लोगों के साथ में। कई कई लोगों को स्ट्रेस ज्यादा महसूस हो रहा है, कई कई लोग वर्क फ्रॉम होम से परेशान हैं, कई कई लोग खुश हैं कि घर पे बैठे हैं, उनका घर पे भी ध्यान जा रहा है और बाहर पे भी जा रहा है। तो ये वाले जो जो माहौल है, इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एंड हाउ डू यू थिंक पीपल हैव कोप्ड विद इट? I think, like you said, बहुत mixed bag है of emotions in itself कि some people have been very happy about work from home, some people are very tired and sick of work from home. So I think there is no straightforward answer. It's a very personalized thing कि depending upon, say, किसको कितना काम था, who likes what sort of mood. A lot of people like to go out and socialize, and that's how they like to deal with stress, to feel their emotions that they're feeling. So I think it really varies from person to person. Personally, I like, because of the profession that we are in, I personally like that human face-to-face interaction rather than over a screen. It makes me feel very distant from my clients. So I feel this transition has been very difficult for all of us. Even if somebody is very happy about it, there have been situations in the lockdown jab they've all felt little unhappy, or some have felt very happy as well. So I don't think there's a very straightforward answer to this. Very individualized, but I think we're human beings. We've adjusted and adapted in some way or the other. Some people have done it on their own without taking help from someone, but a lot of people have even reached out, maybe to family members, to professionals, to be able to deal with the emotions that they're feeling at that time. इनफैक्ट मैं इसी से एक छोटा सा सवाल और पूछूंगी जुड़ा हुआ, उसके बाद मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं फेसबुक पे, विल टेक दोज। सो अंबिका, बच्चों को स्पेशली हम काफी सारे जो मदर्स हैं खुद, हम लोग बड़े परेशान हैं कि ये पूरे लॉकडाउन का असर बच्चों के मेंटल स्टेट पे क्या रहा होगा।
एंड नन ऑफ अस हैव द राइट आंसर टू से कि गलत है सही है कुछ जो भी कुछ है, बट हमारे को लगता है कि हम इनको लॉन्ग टर्म इसके रेपरकशंस मेंटली से कैसे बचा पाए। तो पहले तो ये बताइए कि सच्ची में हमेशा अगर नेगेटिव ही इमोशन हो सकता है क्या, और वुड दे हैव टेकन समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट, एंड आर देयर एनी टिप्स फॉर हाउ टू हैंडल इट? आई थिंक स्पेसिफिकली जब बच्चों को देखा जाए, दे आर एट दैट एज वेर आई थिंक सम पीपल आर, जैसे if you I think ask say a 12th standard or 11th standard student, they'll be very upset because last year of school, last year of being with everybody. So yes, I think they are going through a very tough time. While if you look at younger children, they all are very happy also. Some of them being at home, ki whatever you want to eat, you're getting at whatever time you're getting and everything. So again, I don't think there is just one emotion that everybody's feeling. Plus I think it would be uh, very stereotypical of us also to say that सब बच्चे ऐसा feel कर रहे हैं. To deal with that stress, I don't think there's a long term repercussion, because this is also, it's going to get over at some point. We don't know when that will be, but it will get over. There will be that transition jahan we are back to our, so to say, normal lives. So it's a matter of how we adapt to all of that, and the emotions we get out of those adaptations. I think that's what sort of counts. Yes, coping, a lot of people depend on social interactions for coping, though it has become thoda hampered at this point, undoubtedly. But I guess maybe meeting people, but very socially distant, maybe in open spaces, as the government regulations also tell us, could be a good option even for children. So rather than going to public parks and things like that, maybe holding a play date where you're, very sitting in an open space and just actually trying to get back a little bit of the social aspects that you could be an important step. ओके, हमारे पास अब काफ़ी कमेंट्स और सवाल आ रहे हैं, कम्युनिटी क्वेश्चंस हैं और लोगों के कमेंट्स हैं। एक तो फैम हेल्थ इज सेइंग वेलकम बैक अमन एंड अंबिका जी। एक कम्युनिटी क्वेश्चन है कि अमन जी आप बताइए, इमोशंस का मेंटल हेल्थ से क्या रिलेशनशिप है? तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर बाउंड टू फील ऑल रेंज ऑफ इमोशंस, और उसमें पॉजिटिव इमोशन मतलब बोले तो वो भी होंगे। तो बात ये है समझने की कि नेगेटिव इमोशंस भी लाइफ में आएंगे, उसको आप सप्रेस नहीं कर सकते हैं या उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट उसको ठीक तरह से इवेलुएट करना या उसको ठीक तरह से अपनी लाइफ में उससे आप कैसे डील करें, उनको कैसे मैनेज करें, अगर ये हम सीख लेते हैं तो ये हमारी कोपिंग को बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। और जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हम स्ट्रेस की भी बात करते हैं। तो जब इमोशनल जब स्ट्रेस आता है, हम स्ट्रेस के साथ डील करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे इमोशंस के ऊपर भी एक लोड आता है। वी डू फील इमोशनल स्ट्रेस, या इमोशन को लेके चीजें उस वक्त जो है चेंज होती हैं। तो उन नेगेटिव इमोशंस को अगर हम स्ट्रेस के समय पे ठीक तरह से हैंडल कर लें, अपनी कोपिंग को इम्प्रूव कर लें, तो बहुत देखा गया है कि ये डिप्रेशन मैनेजमेंट में बहुत हेल्प किया है, इसको ने बहुत हेल्प किया है। People who are able to emotionally regulate themselves, those who are emotionally able to handle their negative emotions, उनके लो एंजाइटी लेवल्स हैं, उनका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा बैलेंस्ड है, एडजस्टमेंट इश्यूज कम होते हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, एक और है, अंबिका जी आप इसका जवाब दीजिए। कम्युनिटी क्वेश्चन है, पूछ रहे क्या हम हमेशा, कोई ऐसा हो सकता है जो हमेशा ही खुश रहे? इज दैट पॉसिबल? Any emotion, I think, in its own extremity एक problem बन जाती है. So even in mental health, mania is a problem in itself. There are obviously a lot of debates about why is mania a problem, why is being happy all the time a problem to someone. But like life is, anything in extremities can be a problem, because sadness also helps us deal with a lot of things. Sadness helps us realize, what is the problem really. Sometimes we don't realize other than when we get sad, where
where the cause of all of our problems could be. So we test happiness where you never really look at anything, you're overlooking a lot of things in life. Sadness helps you reflect, it helps you do all that. So I do personally think that yes, being happy all the time can be a problem, and maybe not the healthiest way also to deal with a lot of issues that you maybe foresee in your life. This is my personal opinion though. अमन जी, एक और सवाल आया है कम्युनिटी से, पूछते हैं कि आई थिंक इट्स रिलेटेड टू, हम पहले थोड़ा सा ग्रीफ के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, सैडनेस एंड ग्रीफ, कि लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस क्या हैं अगर कोई अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करे और अपने आप के अंदर बॉटल अप रखे, उसके लॉन्ग टर्म क्या रेपरकशंस हो सकते हैं? वही जैसे कि हमने एक ब्रॉड वे में बोला कि बहुत सारी चीजें हैं. द पर्सन कैन गो इनटू डिप्रेशन. अगर किसी के अंदर बहुत जल्दी फियर आ जाता है या कोई वॉरियर है बाय नेचर, तो एंजाइटी इश्यूज देखने को डेवलप हो सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. और कई लोगों में इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जो लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं इमोशंस को, बॉटल अप रखते हैं या अपने शेल में रहते हैं, तो कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका डिप्रेशन अनट्रीटेड रहता है, तो आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ओसीडी या एडजस्टमेंट इश्यूज या फिर मोर कॉम्प्लेक्स साइकोटिक डिसऑर्डर्स. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली इट शुड नॉट गो unbottled, suppressed. It should, the person has to come out with it and share those emotions. Otherwise वो कहीं ना कहीं कुछ किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जुड़ जाते हैं आगे जाके. अमन जी, अगर अब हम इमोशन से थोड़ा हटके रखें, तो इमोशंस और इमोशनल डिसऑर्डर्स, इनमें क्या अंतर है? और इज देयर वन सम सिम्टम जो आपको बता दें कि ये काफी अलग चीजें हैं दोनों? तो जब हम इमोशन की बात करते हैं, तो इमोशन जो हम जैसे भावनाएं जो हम महसूस करते हैं, फीलिंग, उसको हम कहेंगे कि वो एक इमोशन है. जब कोई अच्छी चीज हो तो खुशी महसूस करना, जब हमारे साथ कोई स्ट्रेस आए या कोई टेंशन की बात हो तो दुख महसूस करना, वो इमोशन है. और जब हम इमोशनल डिसऑर्डर्स का बात करते हैं तो हम मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली. तो इमोशन और मूड में ये डिफरेंस है कि इमोशन जो है वो एक समय पे चेंज होता रहता है. कि अगर कोई अच्छी चीज हुई तो हमारे इमोशन, हम हैप्पी भी फील करते हैं, हम सैड भी फील करते हैं. लेकिन मूड जो है वो एक सस्टेन्ड इमोशनल टोन है. कुछ समय तक मैं खुश हूँ या कुछ समय तक मैं दुखी हूँ. तो इसको इस तरह से समझेंगे कि जब हम इमोशनल डिसऑर्डर्स की या मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो बेसिकली इमोशन मॉड्यूलेशन में जब प्रॉब्लम हो जाती है, कोई आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले करने पे आपको खुशी होती थी, आप इंजॉय करते थे, या आप पहले अपना काम ठीक से कर लेते थे, अब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा. तो लॉन्ग टर्म में जब आप देख रहे हैं, जैसे अंबिका ने बोला कि आपकी सोशल, प्रोफेशनल और जो आपकी फंक्शनिंग है ऑक्यूपेशनल, उसमें जब इम्पैक्ट होने लगता है, और जब आप पैटर्न एक देख रहे हैं कि हर समय परसिस्टेंट और परवेजिव पैटर्न में आपका मूड एक ही तरफ है, चाहे वो मेनिया में हो, चाहे वो सैडनेस में हो, और सिचुएशन या लोगों से इंटरैक्ट करने के ऊपर या पुरानी आपकी कोपिंग जो एबिलिटीज हैं वो भी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं ला पा रही हैं, तब हम कहेंगे कि हमें मूड डिसऑर्डर्स जो है वो हम उससे जो है जूझ रहे हैं. अंबिका जी, अगर आप अब हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि एंगर, जो मुझे लगता है काफी कॉमन इमोशन है, इसको अगर अगर घर पे अपने आप डील करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे आसान तरीके क्या कर सकते हैं टू ब्रिंग डाउन योर लेवल ऑफ एंगर आफ्टर, आई एम अज्यूमिंग कि आप कहते हैं कि एक्सप्रेस भी कर दीजिए, तो क्या करना चाहिए? एंगर इज वन इमोशन जहाँ पे इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये फर्स्टली कौन से सिचुएशन या कौन से थॉट से रिलेटेड है. सो हमें हमेशा लगता है कि एंगर फील हो रहा है क्योंकि सिचुएशनल कोई प्रॉब्लम है, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, शायद लोगों में कुछ प्रॉब्लम है. बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी ये अनट्रिगर्ड फ्रॉम आउटसाइड से अनट्रिगर्ड होती हैं. maybe one of our thoughts only is causing us to feel angry. So it's important to identify कि anger firstly आ कहाँ से रहा है.
So that it's important for us also to understand, maybe at a later stage, but understand that how is this making me feel and what is making me feel this anger, firstly. Secondly, to recognize what are your bodily symptoms. क्योंकि कुछ कुछ लोगों के दांत क्लेंच हो जाते हैं, कुछ लोग बस हाथ ऐसे टाइट कर लेते हैं. So it's important to recognize these signs in your own body कि कहाँ से, yes, now I'm just about to get angry. This will help you as a very small, minute step towards regulating that anger. Then thirdly, what you can actually do is realize that, okay, I'm going to get angry now, so I'll take a step back and I'll just observe myself, observe my body, observe the environment that is happening, whatever's happening, and mindfully just accept it. So just take a deep breath and just step back from that situation, to not be able to sort of blow the situation also out of proportion, or to let that anger take the better of you. Does help, does looking in the mirror help? जब आपका गुस्सा निकला होता है और एकदम से आपके सामने अगर आईना आ जाए, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? Because everybody when you're angry you all have a very strange expression, right? So does that really help? Personally, I don't think something like that would help, because maybe you'll only get to see yourself be in that state of anger, which can cause you to again be a little more angry, or to maybe feel another emotion attached to that anger. So I don't think just seeing yourself in the mirror can be helpful, but it's important to recognize your signs, which is slightly different. So to say कि okay, जब ये ख्याल आया, then what was the first bodily reaction जो आपको लगा कि oh my god, yes, I'm just going to start getting angry. So that is slightly different than seeing yourself in the mirror, because seeing yourself in the mirror may just, I'm assuming, cause a little more any secondary emotion to it. हाँ, जैसे बट पहले अमन जी ने कहा कि आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी चीज है. एक बार ये आइडेंटिफाई कर लें, देन आई थिंक द अदर्स विल फॉलो. एक सवाल है हमारे व्यूअर का, वो पूछ रहे हैं कि बचपन से मेरा हियरिंग इम्पेयर्ड था, तो मैं हमेशा से वरीड रहती थी कि मेरे बच्चों को या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को ये इनहेरिट ना हो जाए. ये क्या नॉर्मल है वरीड रहना, और इज इट अ साइन ऑफ वीकनेस? अमन जी. हाँ जी, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल हेल्थ इशू है, और अगर आपके बच्चों में आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ हो सकती है चाइल्डहुड में या जब वो इन्फेंट है, तो समय समय पे मेडिकल चेकअप या उनका इन्वेस्टिगेशन करवा लें. बट अगर आपको पता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, मेडिकली कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं है, कोई ऐसा एविडेंसेस सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो नॉर्मली वो बड़े हो रहे हैं, वो अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये इलॉजिकल वरी लगी रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं हेयरिंग इम्पेयरमेंट नहीं हो जाएगा. ये चीज ठीक नहीं, ये नॉर्मल वरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल वरी है, और ये कहीं ना कहीं आपके फियर से, आपके बिलीफ सिस्टम से जो नेगेटिव है, बच्चों को लेके इनसिक्योरिटी है, या फिर कुछ नेगेटिव चीजें आपके मन में बैठ गई हैं, उस वजह से बार बार ये विचार आ रहा है. तो अगर इसके पीछे कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, आपको पता है सारी चीजें ठीक है, फिर भी एक ये क्रॉनिक फियर आपके मन में बना रहता है, तो उसको आपको ठीक करने की जरूरत है. ओके, थैंक यू. नसरीन सिद्दीकी कह रहे हैं नाइस इन्फॉर्मेशन अमन, तो आपके लिए था वो मैसेज. एक और सवाल है हमारा ऑडियंस से, पूछ रहे हैं कि कोपिंग डिसऑर्डर क्या चीज होती है? मुझे तो पता नहीं था ये कोई डिसऑर्डर है, बट अंबिका, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? Coping disorder is actually no disorder per se, but yes, we have coping skills. So coping skills are like, जैसे आप sad हो, so how is a technique for you to be able to deal with that situation? So that is what coping really means. There's no disorder, so to say, but yes, every emotion will have a different way of coping. Every individual will have a very, very different way of coping with every situation. And again, that can be a good way of coping with the situation. That could be a bad way of coping with the situation, like drinking, smoking, drugs. They become all bad way of dealing with the situation. क्योंकि आप बस अपने emotion को suppress कर रहे हो in some way or the other, not really dealing with it. But when you are actually seeing the situation and maybe fighting with the situation, trying to solve the problem in the situation, that is a good way of coping with the situation. Or even when you try to deal with the emotion at a very emotional level, that is a good way of coping with that situation or emotion that you have at hand.
अमन जी, आजकल अगर मुझे टाइपकास्ट नहीं करना है, स्टीरियोटाइप नहीं है, लेकिन आजकल की पीढ़ी में बहुत इजीली एक्सट्रीम इमोशनल एक आउटबर्स्ट दिखाई देता है। एक तो इज दैट ट्रू, या ये हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं, और दूसरा इसका वजह क्या हो सकती है? ये कई जगहों पे सुनने को मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन ऐसी है, सब चीजें जल्दी चाहिए, या फिर बहुत कम टॉलरेंस लेवल है, या स्ट्रेस लेवल ठीक स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो पार्शियली सही है, बट उसके लिए कम्प्लीटली किसी चीज को हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। पुरानी जनरेशन में भी बच्चे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, जिनको प्रॉब्लम हुई होगी। अब अभी की जनरेशन का अगर हम देखें तो ये एक चीज जरूर हो सकती है कि पहले की जनरेशन में और अभी की जनरेशन में डिफरेंस बहुत है। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। कोई भी चीज हमको चाहिए तो एट अ स्पर ऑफ द मोमेंट वो अवेलेबल है। तो हाँ, कहीं ना कहीं जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे हमारे हमको चीजें मिली हुई हैं लाइफ में, फैमिली में, और जो क्विक क्विक चीजें हमेशा हमको मिल गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक हैबिट बन गई है कि इम्पल्सिव हो जाना या इम्पेशेंट हो जाना। समय के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको आगे रहना है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट गुड इनफ। तो प्रेशर भी बड़ा है। पहले बच्चे बाहर जाते थे, बाहर खेलते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। अब मोबाइल है, ऑनलाइन गेम्स हैं, वो जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, जो आप मिलते हैं, जो आप बाहर निकलते हैं, सिंपल चीजों में जो प्लेजर आपको मिलता है, वो आजकल उतना नहीं हो पाता है। और स्पेशली ये लॉकडाउन में तो ये चीजें और भी बढ़ी हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इंटरनेट पे रहना, स्क्रीन पे रहना, तो ये छोटे छोटे बच्चों में देखा गया है। 1 साल से लेके 5 साल के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि अटेंशन प्रॉब्लम्स हो जाना, एडीएचडी जिसको हम कहते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना बच्चे का, स्कूल में उसको दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चेंजेस भी हुए हैं। इस जनरेशन को अलग तरह की चीजें मिली हैं। और हाँ, कहीं कहीं ये चीजें हैं कि एवरीथिंग इज हैज बिकम सो फास्ट। तो वहां पर समझने की जरूरत है कि एवरीथिंग कैन नॉट बी अचीव्ड बाय अ शॉर्टकट। वो चीज है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट क्विक आप किसी टू। जनरेशन को ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि ये आज की जनरेशन है इसीलिए ये चीजें तो हैं। ये सॉरी। पीढ़ियों से चलता जा रहा है हमारा। आई थिंक परसेप्शन बदलता नहीं है, वो वी ट्राई एंड टाइपकास्ट। वन क्विक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू। स्ट्रेस, जैसे हमने अभी एंगर के लिए कुछ आपने वो बताया कि किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई वगैरह करना है, अम्बिका जी। स्ट्रेस के लिए अगर जल्दी से छोटे छोटे 2 टूल्स बताइए कि अपने बैठे बैठे उसको कैसे रिलीव किया जाए। अंबिका जी, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? I think again, like I said, individual पे depend करता है, but I think one very effective tool is relaxation, very commonly spoken about, and I think उस वजह से बहुत लोग सोचते हैं ये तो fad है, but it's very very helpful tool in itself. Something like a meditation, mindful meditation, something as simple as just engaging आपके 5 senses. So to say, just smelling something, trying to feel something at a different textural level, maybe tasting something that you really like, having. So engaging all your 5 senses can actually make you feel much more relaxed. So maybe just imagining like you're in a beach, but making sure that all your 5 senses are activated. Ki sun dikhai de raha hai, you can feel the breeze in your skin and things like that. So that can be a very very helpful tool and just small amount of relaxation of stress. अमन जी, वुड यू लाइक टू ऐड इसमें कुछ कि और क्या कर सकते हैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए? जी, तो सबसे एक चीज तो ये कर सकते हैं कि आप पहले एक्सेप्ट करें कि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। पहले तो ये एक्सेप्ट करें। जो फैक्टर्स आपके हाथ में हैं उनके ऊपर काम करें, जो फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है उसको टाइम दें, वो आपको एंड्योर करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम इमोशन की बात कर रहे हैं तो सेल्फ अवेयरनेस जो है अपने अंदर लाने की कोशिश करें। हम माइंडफुल अवेयरनेस की बात करते हैं कि जैसे अम्बिका हैज आल्सो मेंशन कि रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स, मेडिटेशन, ट्राइंग टू बी मोर अवेयर ऑफ योर थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, ये चीजों पे एंगेज करने की कोशिश करें। जर्नलिंग इज अ वेरी गुड टूल, डायरी राइटिंग या जर्नलिंग। तो रात को सोने से पहले जो भी आपके स्ट्रेस हैं, जो भी आपके वरीज हैं, उनको आप कोशिश करें लिखने की, शेयर करें, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं, जरूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल को भी रीच आउट करें।
तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों आए हमारे शो पे और इतना इन्फॉर्मेशन दिया इमोशंस का, जो वैसे तो हम सोचते हैं कि कॉमन चीजें हैं, सब लोग गुजरते हैं इससे, लेकिन तब भी छोटे छोटे टिप्स एंड टूल्स जो हैं लोगों को समझ के उनको इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने में बहुत बहुत मदद करेंगे। थैंक यू सो मच अमन जी, थैंक यू अंबिका जी। थैंक विल बी यू। बैक। आप लोग जो सब देख रहे हैं शो, प्लीज अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर हमारे को लिखिए, या तो अपने फेसबुक पेज पे माय फैम हेल्थ, और अगर आप अपना सवाल छोड़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाइए famhealth.in/community पे, और अपना सवाल छोड़ के, और जिन साइकोलॉजिस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं उनका नाम जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू।